नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हम सब ने हरितालिका तीज का त्यौहार मनाया है। चूँकि उस समय मैं त्यौहार के कारण थोड़ी व्यस्त थी, इसलिए मैं आप सबके लिए कोई कहानी लेकर नहीं आ सकी। लेकिन आज एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक परिवार की छोटी सी कहानी लेकर। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी, जिसके केंद्र में हरितालिका तीज का ये त्यौहार ही है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिसका शीर्षक है तस्वीर। सावन का महीना, आसमान से बरसती रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी सी खुशबू, खिली खिली हरियाली और इसी महीने आने वाला त्यौहार हरियाली तीज, जो स्त्रियों के लिए नई उमंग, जीवन में प्रेम के राग और रंग लेकर आता है। कोई झूले पर झूलकर अपने प्रियतम संग इठलाती है, तो कोई अपने प्रिय से दूर उसकी यादों से ही स्वयं का श्रृंगार करती हुई नजर आती है। कहीं सहेलियों की अटखेलियाँ रंग बिखेरती हैं, तो कहीं घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नई पीढ़ी को त्यौहार की महत्ता और उसकी सुंदरता से अवगत कराती नजर आती हैं। इस बरस भी सावन आया है, तीज आई है, और इस बार तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि विवाह के पश्चात अरुंधति की ये पहली तीज है। छत पर बैठी अरुंधति आसमान में सप्तर्षि तारों के बीच आदरणीय वशिष्ठ मुनि और उनकी जीवन संगिनी आदरणीय अरुंधति माता के नाम पर रखे गए नामों वाले दोनों तारों को देखती हुई मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। हे ईश्वर, मेरा और मेरे वशिष्ठ का साथ भी इसी तरह हमेशा बना रहे। धीति बेटा, कहाँ हो? सहसा अपनी सासू माँ नीता जी की आवाज़ से अरुंधति की तंद्रा भंग हुई। यहाँ हूँ माँ, अपनी कुर्सी पर, अरुंधति ने उत्तर दिया। अरे तू यहाँ क्यों बैठी है? मेहंदी कब लगाएगी? नीता जी ने पूछा। माँ, 7 बज गए हैं, अभी मेहंदी लगाने बैठूंगी तो 9 बज जाएंगे, फिर रोटियाँ बनानी हैं, और आप तो जानती हैं कि तुझे 9:30 तक खाना खाने की आदत है, कि इस घर में सबको गर्म रोटियां चाहिए होती हैं, कि फिर तुझे नींद आने लगती है, और दिन तो तेरा दफ्तर में ही गुजर जाता है, यही ना? अरुंधति की बात पूरी करती हुई नीता जी बोली। हाँ माँ, इसलिए बस शगुन के लिए सामान्य सी बिंदी वाली मेहंदी लगा लूँगी, अरुंधति ने कहा। बिल्कुल नहीं, मेरी बहू की पहली तीज पर फीकी मेहंदी बिल्कुल नहीं लगेगी। तू नीचे चल, मेहंदी वाली को मैंने बुला लिया है, नीता जी बोली। पर काम वो कैसे होगा? आपके हाथों का दर्द भी तो ठीक नहीं है। अरुंधति के स्वर में संशय था। एक बात बता, ये घर क्या अकेले हम दोनों का है? नहीं ना? तो जो हमारे आधे हिस्सेदार हैं, उन्हें भी तो वक्त आने पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आने का अवसर हमें देना होगा ना? नीता जी एक बार फिर बोली। मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरुंधति हैरानी से नीता जी को देख रही थी। अरे मेरी भोली बहू, ऐसे ही दिनों के लिए तो मैंने तेरे ससुर जी और तेरे पति दोनों को रसोई के कामों में दक्ष बनाया है। गर्म रोटियां खाने की आदत है, तो गर्म रोटियां बनानी भी चाहिए ना कभी कभी, नीता जी ने कहा। सच में वो बना लेंगे? अरुंधति ने पूछा। और क्या, किस किताब में लिखा है कि हम स्त्रियों को ही हमेशा घर परिवार की जिम्मेदारियों में पिसकर अपनी इच्छाओं को, अपनी खुशियों और आराम को त्यागना जरूरी है? अब चल, नीता जी ने कहा। अरुंधति नीचे पहुंची तो उसके ससुर मदन जी और पति दिव्यांश भी हॉल में मौजूद थे। अरे इतना वक्त कहाँ लगा दिया था? मदन जी ने पूछा। आपकी बहू उदास बैठी थी, गर्म रोटियों की चिंता में, नीता जी ने हंसते हुए कहा। अरे बहू, तुम इन बातों की फिक्र मत करो। असल में अभी 1 ही महीना तो हुआ है तुम्हें इस परिवार का हिस्सा बने हुए। धीरे धीरे सारे छुपे हुए रहस्यों को तुम जान जाओगी। मदन जी हंस कर बोले। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप पापा, दिव्यांश ने कहा। नीता जी उसे टोकते हुए बोली।
तू तो कुछ बोल ही मत नालायक, बस दफ्तर के काम में ही लगा रहे। अरे तुझे चाहिए कि बहू के साथ थोड़ा वक्त गुजार, उसे अपने बारे में, इस परिवार के बारे में बता कि वो बेवजह की चिंता न करे। इस जमाने में तो शादी से पहले लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से लेकर परिवार वालों की सारी डिटेल्स जान लेते हैं। ना जाने तुम दोनों किस दुनिया से आए हो। माँ, इसमें अकेले आपके बेटे की नहीं, थोड़ी मेरी भी गलती है। मैं भी तो अपने दफ्तर में ही उलझी रही, ये सोचकर कि एक बार प्रमोशन ले लूँ, फिर एक दूसरे के लिए और परिवार के लिए तो जीवन है ही सारा। अरुंधति धीमे स्वर में बोली। तो अब तुम दोनों अपनी अपनी गलती सुधारो। सिर्फ दफ्तर, प्रमोशन, चकाचौंध से भरी लाइफ स्टाइल ही जीवन नहीं होता मेरे बच्चों। एक बार ये वक्त गुजर जाएगा, फिर लौटकर नहीं आएगा, मदन जी ने कहा। अरुंधति और दिव्यांश ने सहमति में सिर हिला दिया। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन सबका ध्यान खींचा। सामने रेखा खड़ी थी, जो इसी मोहल्ले में रहती थी और मेहंदी लगाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसे देखकर नीता जी बोली, आओ रेखा आओ, मेरे हाथ में तो मेहंदी लगा चुकी हूँ, अब ज़रा मेरी बहू के हाथ में भी अच्छी सी मेहंदी रचा दो। बिल्कुल चाची जी, ऐसी मेहंदी लगाऊंगी कि दिव्यांश भैया देखते रह जाएंगे, रेखा मुस्कुराते हुए बोली। रेखा अरुंधति को मेहंदी लगाने में व्यस्त हो गई और दिव्यांश सबके लिए चाय बनाकर ले आया। खाने का वक्त होने पर मदन जी भी दिव्यांश के साथ रसोई में पहुंच गए। कुछ ही देर में गर्मा गर्म सब्जी और रोटियां डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा रही थीं। अरुंधति को आवाज़ देते हुए नीता जी बोली, आजा धिति, खाना लग गया है। पर माँ, मेहंदी तो सूखी ही नहीं, मैं कैसे खाऊंगी? अरुंधति ने कहा। तुझे भूख लगी है या नहीं, ये बोल, नीता जी ने पूछा। लगी तो है, अरुंधति ने उत्तर दिया। तो बस बैठ जा, नीता जी ने आदेश देते हुए कहा। अरुंधति अपनी कुर्सी पर बैठ गई। नीता जी ने प्लेट में अरुंधति के लिए खाना निकाला और एक निवाला तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ाया। माँ, आप खिलाएंगी मुझे? अरुंधति भौचक्की सी नीता जी को देख रही थी। क्यों, क्या तेरी माँ ने कभी तुझे नहीं खिलाया? नीता जी ने पूछा। हाँ खिलाया है, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ तब वही मुझे खिलाती हैं, अरुंधति बोली। तो बस प्रश्न बंद करके खाना शुरू करें, नीता जी ने कहा। अरुंधति ने हाँ में सिर हिला दिया। वाह माँ, मुझे तो नहीं खिलाया कभी इतने प्यार से, दिव्यांश मुंह बनाता हुआ बोला। क्योंकि तू हमेशा से पापा का ज़्यादा दुलारा जो रहा है। ले खा, मदन जी एक निवाला तोड़कर दिव्यांश की तरफ बढ़ाते हुए बोले। ऐसे ही मिल बांटकर तो घर गृहस्थी चलती है। मैं घर के कामों में व्यस्त रहती थी तो ये बेटे को संभाल लेते थे। उसे नहलाना, तैयार करना, खिलाना पिलाना, उसके कपड़े धो देना। कभी मुझे ये सुनने के लिए नहीं मिला कि ये मेरा काम नहीं है, नीता जी बोली। ये सुखी जीवन के सारे मंत्र अब मुझे आप दोनों से सीखने हैं, अरुंधति ने कहा। हाँ मुझे भी, दिव्यांश बोला। हाँ भाई, तुम दोनों मिलकर सीखोगे, तब तो हमारी विरासत आगे ले जाओगे, मदन जी ने हंसकर कहा। एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं अभी आया, दिव्यांश उठते हुए बोला। वो लौट कर आया तो उसके हाथ में उसका फ़ोन था। मैंने मना किया था ना कि खाने के वक्त कोई फ़ोन नहीं छुएगा, नीता जी ने कहा। अरे माँ, बस 2 मिनट, आपकी धिति को खाना खिलाते हुए आपकी एक तस्वीर लेनी है, दिव्यांश बोला। क्यों, इस दिखावे की क्या ज़रूरत है, मदन जी ने पूछा। अरे पापा, ताकि लोगों को पता चले कि कहानियों से इतर भी ऐसी सास, ऐसा परिवार होता है और होना चाहिए, ताकि बहू के चेहरे पर ससुराल का खौफ नहीं, प्यारी सी मुस्कान हो, दिव्यांश ने उत्तर दिया। हाँ बात तो सही है, तुम धिति को खिलाती रहो नीता, ये तस्वीर ले लेगा, मदन जी बोले, ताकि सबको ये लगे कि ये अचानक ली गई तस्वीर है, अरुंधति ने हंसते हुए कहा। ये सही है, चलो भाई खींचो तस्वीर, ताकि भविष्य में अपनी बहू के साथ रिश्ता निभाते हुए मेरी बहू भी इस तस्वीर को अपने जहन में रखे, नीता जी बोली।
तस्वीर लेने और सबका खाना खत्म होने के बाद अरुंधति ने दिव्यांश से कहा, सुनो, इस तस्वीर को पोस्ट करना तो मेरी माँ को खासकर टैग कर देना, ताकि वो भी मेरी आने वाली भाभी का इतने ही प्यार से ख्याल रखें। हाँ हाँ बिल्कुल, लो अभी करता हूँ, दिव्यांश बोला। तस्वीर के साथ लिखा कैप्शन, बहू को अपने हाथ से खाना खिलाती सास दुनिया की सबसे सुंदर सास और सबसे सुंदर स्त्री होती है, एक खुशहाल परिवार की मजबूत नींव को बयां कर रहा था। अपने परिवार के साथ मुस्कुराती हुई अरुंधति सोच रही थी, अगर घर के बड़े ऐसे हों तो इस कलयुग में भी सतयुग के वशिष्ठ और अरुंधति जैसी जोड़ी बन सकती है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं अपने अपनों के साथ हर त्योहार का आनंद लेते रहिए।